जय हिंद। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा एवं पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए चैप्टर वन क्लास टेंथ का सारा टॉपिक बाय टॉपिक थ्योरी और उससे पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग एकदम शिद्दत से बढ़िया से इस क्लास सेशन को देखिएगा और इस क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और चैनल हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं बिना विलम्ब करते हुए। जैसे कि आप लोग कक्षा 10th गणित BSc अध्याय 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जब रियल नंबर का वास्तविक संख्या का जब बात करते हैं तो उससे पहले संख्या और अंक का फंडा आता है। तो आप लोग पहले ये समझिए कि आखिर ये वास्तविक संख्याएं क्या है। तो वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया। वास्तविक संख्या कहने का मतलब हो गया कि जो संख्या वास्तव में हो, है ना, जो संख्या का कल्पना किया जा सके, जो संख्या वास्तव में हो। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि 1 2 3 4 0, तो यह क्या है, वास्तविक संख्या। ये सच में है, सच में 1 2 3 हम बोलते हैं, सच में हम 1 2 3 गिनते हैं, बचपन से जन्म से गिनते हैं, इसलिए वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा जाता है। वास्तविक संख्या को, ये जो वास्तविक संख्या है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? तो एक जो होता है एक प्राकृतिक संख्या होता है और एक जो होता है काल्पनिक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या भी दो प्रकार के होते हैं। संख्या भी जो होता है ये भी दो प्रकार के होता है। एक काल्पनिक संख्या होता है ना, एक काल्पनिक संख्या होता है। काल्पनिक संख्या के बारे में आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा, सम्मिश्र संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में। जैसे कि -√3 है तो ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। -√2 है तो क्या है, काल्पनिक संख्या है। तो आशा होगा कि आप लोग वास्तविक संख्या को बेहतर से समझ गए हैं। वास्तविक संख्या का फंडा बस इतना है कि वास्तविक संख्या वह संख्या है जिसे हम क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं, है ना। तो क्या है, वास्तविक संख्या। जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। अब आगे हम बात करते हैं संख्या क्या है। संख्या क्या है उससे पहले हम समझेंगे कि अंक क्या है ना, क्योंकि अंक से ही मिलकर संख्या बना है। संख्या का निर्माण कैसे हुआ है, तो अंक से मिलकर ही संख्या बना है। बिना अंक के बिना संख्या नहीं बनता है। तो जैसे कि हम आप लोगों को बताएंगे कि डिजिट क्या होता है। आप लोग बेहतर से समझिए कि डिजिट क्या होता है। तो डिजिट जो होता है जिससे, यानी कि जिससे क्या होता है, जिससे संख्या का निर्माण होता है। क्या होता है, जिससे संख्या का निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। जैसे कि आप लोग अंक कहाँ से है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के 9 तक, है ना। तो गिन लेना है कि 9 तक कैगो होता है, तो गिन लो। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम कह सकते हैं कि कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, अंकों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। क्या होती है, 10 होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कुल अंकों की संख्या 10 होती है। और यही 10 अंकों को मिलाकर आप जितना सारा भी संख्या देख रहे हैं, आज जो भी ब्रह्मांड में जो संख्या बनाई जाती है, अब जो भी संख्या बनाया जाता है, सब इसी का देन है। क्या है, सब यही 10 अंकों का देन है। इस 10 अंक के बिना किसी भी संख्या को नहीं बनाया जा सकता है। क्या है, आप लोग इस बिना अंक के बिना 10 का निर्माण कर सकते हैं? क्या आप लोग इस अंक के बिना 100 को लिख सकते हैं? क्या आप लोग इस अंक के बिना 50 को लिख सकते हैं? तो इसमें भी क्या है, 5 और 0 अंक का उपयोग हुआ, तब जाकर के 50 लिखाया। तो हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि अतः संख्या का निर्माण अंकों के द्वारा होता है। क्या होता है, संख्या का निर्माण अंकों के द्वारा होता है। तो आप लोग यह तो बात समझ में गए होंगे। तो आप लोग लिख लीजिएगा, संख्या किसे कहते हैं, तो गिनने, मापने और तुलना करने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें संख्या कहते हैं। संख्या का निर्माण अंकों से होता है। जैसे कि 1 2 3 10 25, संख्या में सभी आ गया संख्या, बट अंक का बात करेंगे तो 1 से लेकर के 10 तक जो है अंक है ना।
1 2 3 4 10 -5 1/2 √2। आप जितना सारा भी कल्पना कर सकते हैं, सब क्या है, तो संख्या है। अब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या इसका फंडा अलग है। अब हम आगे समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। आखिर वास्तविक संख्याओं की संख्या रेखा पर दर्शाई जाने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। ये आपका समुचित उदाहरण हो गया। अब संख्या रेखा क्या होता है, अब संख्या रेखा समझिए। इस तरह से एक संख्या रेखा, एक रेखा पाया जाता है। क्या होता है, एक रेखा पाया जाता है नहीं। यहाँ पर बीच में हम क्या करते हैं कि एक जीरो ले लेते हैं। उसके बाद जो है इधर -1 -2 और -3 से लेकर के -4 5 तक जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से 1, यहाँ पर से 2 3, उसके बाद 4 है ना। इधर से इधर के संख्या को ऋणोत्तर संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋणोत्तर संख्या, ऋणोत्तर संख्या। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के संख्या को क्या कहेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक के संख्या को हम क्या कहेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक के संख्या को यहाँ से यहाँ तक के संख्या की क्या कहेंगे, पहले लिख लेते हैं बढ़िया से, है ना। यहाँ से यहाँ तक के संख्या को ऋणोत्तर संख्या कहेंगे। और आप लोग लिख लीजिएगा, अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप लोग जो बोल रहे हैं उसे लिख लीजिएगा। इधर से क्या होगा, धनात्तर संख्या, यानी इधर धनात्तर संख्या हो गया, ये इधर ऋणोत्तर संख्या हो गया। तो अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर ये जो होता है संख्या रेखा क्या होता है। आगे समझते हैं। ये जो होता है रियल नंबर को हम आर से सूचित करते हैं। क्या से, आर से सूचित करते हैं, यानी कि रियल नंबर को जो हमको सूचित करना रहता है तो आर से सूचित करते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो रियल नंबर जो होता है, वास्तविक संख्या जो होती है, जैसे कि देख सकते हैं -5 -2, क्योंकि हम संख्या के बारे में बता दिए कि यहाँ से ये 0 होता है, ये -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, और 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। तो इस तरह से होते हैं। तो आप इसमें आपको जो भी उठा कर दे देंगे, √2 दे देगा, यानी इस तरह से 1/3 दे देगा, ये सब पाई देगा, सब क्या है, रियल है, वास्तविक संख्या है। इसमें सब सच में इसको वास्तविक कल्पना किया जा रहा है। आगे समझते हैं कि वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण। तो वास्तविक संख्याओं को बांटा गया है, किस में बांटा गया है, परिमेय संख्या में, जिसे हम क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। आपको सब चीज़ के बारे में बताया जाएगा। पूर्णांक संख्या को जेड कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को एन से सूचित करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं शून्य एवं ऋणात्मक संख्या। तो शून्य एवं ऋणात्मक संख्या के बारे में बता दिए। और भिन्न संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, और आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग को इस तरह से बता दिया गया कि वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है। तो परिमेय संख्या हो गया, क्या हो गया, परिमेय संख्या के बारे में बता दिए। और पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या के बारे में बताएंगे। और प्राकृतिक संख्या और शून्य एवं ऋणात्मक संख्या। शून्य एवं ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो आप देखे थे शून्य है, और यहाँ पर जो माइनस देखे थे -1 -2 -1 और -2 -3, ये सब क्या है, ऋणात्मक संख्या है। आगे हम समझते हैं कि भिन्न तो हो गया, भिन्न के बारे में बताएंगे। अब हम सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर के बारे में समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो प्राकृतिक संख्या आप बचपन से पढ़ते आए हैं, बुतरुआ से जब 5वां में थे तो प्राकृतिक संख्या पढ़ते थे सरकारी स्कूल में या तो प्राइवेट स्कूल में। तो प्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्या को आप लोग लिख लीजिएगा कि गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप लोग रोक करके लिख लीजिएगा। इसे हम एन से सूचित करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट तक आप लोग जहाँ तक चल जाइए, इन्फिनाइट तक। ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बात करता है, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये सब पूछने वाला क्वेश्चन है, और ये चलते रास्ता में पूछ देता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, अब आगे बात करते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होता है। तो पूर्ण संख्याएं कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे प्राकृतिक संख्या था 1 2 3 4 5, तो हमारे जो गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, हमारे गणितज्ञ आर्यभट्ट जो थे, गणित के पिताजी ने कहा जाता है, गणित का बाप कहा जाता है, बाबूजी, गणित के बाबूजी, है ना। तो वो बाबूजी क्या किए कि प्राकृतिक संख्या जो था उसमें 0 को शामिल कर दिए। क्या कर दिए, वो हमारे गणितज्ञ जो थे आर्यभट्ट, 0 उसको शामिल कर दिए, यानी कि 0 का निर्माण वही किए। तो सोच लो कि अगर प्राकृतिक संख्या था उसमें 0 को शामिल कर दिए तो ये पूरा नहीं था, क्योंकि अगर हमको 10 लिखना रहता तो 1 0 लिखते, तभी ना जा कर के कोई भी संख्या लिखा था। तो 1 2 3 4 तो था,
तो उसके बाद जीरो नहीं था, तो जीरो जब शामिल कर दिए तो संख्या क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो जब हम प्राकृत संख्या में, इसका लिख लीजिएगा परिभाषा, कि जब हम प्राकृत संख्या में क्या करते हैं, जीरो को शामिल कर लेते हैं, तो जो संख्या मिलती है, जो प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। आगे बात करते हैं इससे पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो हम आप लोगों को बता दिए कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या हम बता देते हैं कि आप लोग पूर्णांक संख्या क्या होता है। आप लोगों को इस तरह से हम अभी संख्या रेखा के बारे में बताए हैं। यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है, यहाँ पर से 1 2 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर -1 -2 -3 है ना। यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया धनात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या, ये हो गया धनात्मक संख्या, ये हो गया उदासीन यानी कि शून्य हो गया, ये क्या हो गया, शून्य हो गया। तो ये जो होता है पूर्णांक संख्या में तीनों शामिल आता है। तो हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर स्थित शून्य धनात्मक संख्या यानी पूर्णांक संख्या वह संख्या जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों शामिल होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे लिखना है कि पूर्णांक संख्या वह संख्या है जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य संख्या तीनों शामिल होते हैं। अब इसे सूचित किससे किया जाता है, इसे जेड से सूचित किया जाता है, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 है ना। इस तरह से आप लोग देख सकते होंगे। अब परिमेय संख्या से पहले हम सम संख्या के बारे में बात करते हैं कि आखिर सम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या के बारे में बात करते हैं, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, है ना, जो 2 से बराबर कट जाए, जो 2 से ये बराबर कट जाए, है ना। जैसे कि 6 के बारे में बात करेंगे, 4 के बारे में बात करेंगे, 8 के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, 6 4 8, ये क्या हो रहा है, कट रहा है। तो ये क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है ना। विषम संख्या के बारे में बात करते हैं। आखिर विषम संख्या क्या होता है, तो विषम संख्या वैसी संख्या जो क्या हो, 3 से विभाज्य हो। क्या हो, 3 से विभाज्य हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 9 6 3 है ना, और उसके बाद 15, ये सब क्या है, सब विषम संख्या है। आगे हम बात करेंगे, अब परिमेय संख्या पर आते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या जो होती है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। अब P/Q को जी हो वो सर बता दो, तब P/Q जानो ही कि वो, तो P/Q हो जो वो है कि यहाँ पर जैसे 4 है, P के रूप में 4 है, उसके बाद Q के रूप में 6 है, क्यों चाहिए, तो परिमेय संख्या का ये P/Q के रूप में रहना चाहिए। अब यहाँ पर Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, कहे के मतलब कि बोले कि एक इतनी जो हर जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। और बात करते हैं, और हम कुछ और चीज़ बात करें, जैसे कि अगले -6/8, अब कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो है। माइनस रहे तो ओकरा से लेना देना नहीं है। अगर अगले 6/0 परिमेय संख्या है तो नहीं है। अगर रह गया 7/4 परिमेय संख्या है, अगर आ गया 7 परिमेय संख्या है तो है। अगर अब हम बात करते हैं रूट में, जैसे कि अगर बात करते हैं रूट में, √2 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जब इसका पूर्ण वर्ग होगा तब जाकर के परिमेय संख्या। जैसे कि अगर हम 4 की बात करते हैं तो ये जब है इसका स्क्वायर यानी कि 2 × 2 करके जब 2 निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, आप लोगों को बता दिया गया, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। नोट 8 × 8 बन, इसलिए 8 भी परिमेय संख्या है। 8 भी क्या है, परिमेय संख्या है। बता दिए आप लोगों को सारा उदाहरण। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे कि 6/0, इसे क्या है लिखा जा सकता है, तो 0 है तो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। जैसे कि देख सकते हैं क्या परिमेय संख्या, √2 √3 √5 √5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। इसे हम नहीं लिख सकते हैं P/Q के रूप में, समझ गए। इसका दशमलव प्रसार के बारे में बात करते हैं। दशमलव प्रसार अनंत या अनावर्ती, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे अनंत अनावर्ती के बारे में, तो आज हम आप लोग को थोड़ा सा चर्चा करेंगे यहाँ पर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 गुणनखंड हो। कहने का मतलब क्या हो,
एक तो स्वयं से भी कटे, है न, एक स्वयं संख्या से कटे, है न, एक स्वयं संख्या से कटे। जैसे क्या होता है कि अगर हम 5 के बारे में बात करते हैं तो खुद से या तो एक से कटे, है ना, जो स्वयं से कटे, एक या स्वयं से कटे। कहने का मतलब जैसे 5 तो एक से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है जो एक से भी कटे और स्वयं से भी कटे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हम क्या करते हैं, 25 के बाद करते हैं तो 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा, आप देख लीजिएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य गुण संख्या हो जाएगा। अभाज्य की संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो एक या स्वयं से कटे, एक या और स्वयं से कटे। उदाहरण जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अगर आप लोगों को कह दिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो क्या बताना है, 2 बताना है। क्या बताना है, 2 बताना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। 2 एकमात्र सम अभाज्य है। क्या है, सम अभाज्य है, सम भी है और अभाज्य भी है ना। ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो आप लोग को याद रखिएगा कि 2 एकमात्र सम अभाज्य। आप लोग को रास्ता में पूछ देगा कोई कि हाँ चैप्टर पहला पढ़ लेनी बउआ, प्राकृत संख्या रियल नंबर पढ़ लिया है, तो कहेगा हाँ, तो बताओ तो सम अभाज्य संख्या कौन होता है, सम और अभाज्य दोनों कौन होता है, तो क्या बताना है, 2। तो आप लोगों को ध्यान में रखिएगा, बल्कि एग्ज़ाम के व्यू से नहीं बल्कि जीवन के भी व्यू से। संख्या, संयुक्त संख्या क्या होता है, तो 2 से अधिक गुणनखंड वाली संख्या। जैसे 8, इसका कितना गुणनखंड होता है, जैसे कि हम 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 4 दूना 8, और कुछ से भी काट सकते हैं। तो 8 को क्या कर सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, और कुछ से काट सकते हैं, तो नहीं काट सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, तो ये नहीं होगा। जैसे कि 4 क्या हो गया कि 2 से अधिक गुणनखंड वाली, तो 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, उसके बाद क्या से काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। 8 को आप लोग देख लीजिए, 2 से भी काट सकते हैं, क्या 4 से भी काट सकते हैं, और 1 से भी काट सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब जिसका 1 से 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्याएँ, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, यानी इसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो। अब कहे कि मतलब क्या हो, सहअभाज्य, सहअभाज्य जिसका HCF क्या हो, 1 हो। जैसे उदाहरण 8 और 15, 8 और 15, आप लोग 8 और 15 को देख लीजिए। अब यहाँ पर से जैसे अब ट्रिक जो बताए थे कि 8 दूना 16 करना है, तो ये तो नहीं कटेगा, तो इसको 2 बार में तोड़ना है। 4 सबसे बड़ा देख पकड़ना है और 2 बार में छोड़ना है, 4 और 2। यहाँ पर से जो है क्या किससे कटेगा, 4 से कटेगा। इसको तो आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 8, 15, है ना। 4 दूना 8 तो नहीं कटेगा, क्या होगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, HCF निकालना है ना, LCM निकाल रहे हैं हम, HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए क्या करना है, 8 से भागा 15 में देना है, 8 से भागा 15 में देना है। तो 8 दूना 16 हो जाएगा, एक बार में 8, है ना, 8 दूना 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में 8, 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा। 7 से भागा 8 में, और 7 से भागा देंगे 8 में, तो एक बार में क्या हो जाएगा, ये 7 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, एक बार में फिर 7, यानी कि 1 आ जाएगा। इसके HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप निकाल करके देख लीजिएगा इस प्रकार से, है ना। तो जिसका वही क्या हो जाएगा, सहअभाज्य हो गया। जैसे 8 और 15, 9 और 16, है ना, 9 और 16 सहअभाज्य, है ना। अब उसके बाद समझते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर। तो जो किसी संख्या को पूरा विभाजित कर सके वो क्या होता है, गुणनखंड होता है। यानी कि उसका जो है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 12 के गुणनखंड क्या होगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3, मतलब पूरा तरीका से एकदम तोड़ के विभाजित कर दे, हम क्या कहते हैं, तो गुणनखंड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, गुणनखंड। गुणज के बारे में समझेंगे कि आखिर गुणज क्या होता है। तो किसी संख्या का पहाड़ा क्या होता है, उसका गुणज। जैसे 5 के गुणज क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, किसी भी संख्या का उठा करके उसका पहाड़ा पढ़ दीजिए, वो क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। अब हम समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी जो है इस चैप्टर का। ये सारा जो पढ़े अभी बेसिक पढ़े, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। ये क्या चीज़ का नाम, ये कौन सा चिड़िया का नाम है ना, ये कौन सा चिड़िया का नाम है। आप लोग पहले ये समझते हैं, A बराबर BQ, A बराबर BQ। तो जैसे कि हम लोग
7 से भागा दे रहे हैं 64, 64 में दे रहे हैं। तो यहाँ पर 7 सते 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, 6 से 6 कट जाएगा, 4 में 3 जाएगा 1, है ना। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर A बराबर बी क्यू आर प्लस आर का फार्मूला लगाएंगे। कैसे लगेगा? तो क्या करना, A जो है इसको A मानना है, इसको A मानना है। तो ये क्या हो जाएगा 64 बराबर B किसको मानना है? तो B इसको मानना है 9 को, तो 9 गुने Q किसको मानना है? तो 7 को, 7 और प्लस R किसको मानना है? शेष को, प्लस R किसको मानना है? तो शेष को, ये जो शेष है बचा। तो यही जो होता है, यही रूप जो होता है, जो आप लोग जांच करते थे बचपन में कि भाग के जांच करो, उसी रूप को हम क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। आप लोगों को बढ़िया से बता देते हैं कि आखिर ए क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। ए जो होता है, ये जो होता है, ये जो होता है क्या होता है? भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य होता है। ये क्या होता है? ये जो होता है भाजक होता है। भाजक, भाजक, भाज्य, भागफल, भाजक, भाज्य, भागफल। अब भाज्य कौन होता है? भाजक, भाज्य, भाजक, भागफल। तो भाजक जो होता है जिससे हम भागा देते हैं वो भाजक होता है। और ये जो होता है यहाँ पर जो होता है भाजक, है ना, जिससे हम भागा देते हैं, क्या होता है? जिससे हम भागा देते हैं, जिससे हम भागा देते हैं क्या होता है? भाज्य होता है। और भाजक जो भागा लगता है, जैसे कि हम 6 से भागा दे रहे हैं 8 में, तो ये क्या हो गया? ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा भाजक, भाज्य हो जाएगा, यानी जिससे हम भागा दे रहे हैं। और जो भागा लग रहा है वो भाजक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा। और नीचे में जो बच जाता है शेषफल हो जाता है। तो इसी रूप को हम क्या कहते हैं? ए प्लस बी क्यू प्लस आर कहते हैं। कहने का मतलब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे 6 से भागा देते हैं 8 में, 6 से भागा देते हैं 8 में, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए बराबर बी क्यू, और यहाँ पर नीचे में आर हो जाएगा, यानी कि जितना यहाँ पर जो आएगा उसका, तो ए बराबर यानी कि इतना बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसी को क्या कहते हैं? विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। और जहाँ पर क्या होना चाहिए कि 0 से बड़ा या बराबर आर से छोटा, ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि यूक्लिड विभाजन के लिए सत्य है, यूक्लिड विभाजन के लिए सत्य है, तो ए में 0 लेस देन आर और इक्वल आर लेस देन बी। तो इस तरह से पूछ दिया जाता है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। 43 को 6 से भाग दें, है ना, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग बता दिए कि जैसे कि यहाँ पर देखिए 43 6 गुने 7 प्लस 1, इस तरह से हम आप लोगों को बता दिए। यहाँ पर जो है बताया गया कि यहाँ पर 43 ए है। क्या है? ए है। उसके बाद यहाँ पर 43 ए है। उसके बाद बी जो है 6 है ना, बी और क्यू क्या है? 7 है, और आर जो है 1 है ना। आप लोगों को बता दिया गया है पूरी तरीके से। अब HCF क्या होता है? महत्तम समवर्ती। दो संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करने वाली सबसे बड़ा संख्या क्या होता है? HCF होता है। अब जैसे कि 12 18, अब यहाँ पर 2 के स्क्वायर, इसको किस तरह से लिख सकते हैं? अब जैसे यहाँ पर 12 और 18 है, 12 और 18 है, तो 12 को आप लोग इस तरह से और 18 को आप लोग इस तरह से निकाल दीजिएगा। इस तरह से तो आपको निकालने आता होगा। तो आप लोग आगे चलते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 के स्क्वायर गुने 3, और 2 के स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, और 3 यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं। 18 को किस तरह से लिख सकते हैं? 2 गुने 3 पर पावर 2। HCF 2 गुने 3 है ना, 6। हम अब ये सब सारा का सोल्यूशन हम लेकर के आएंगे क्वेश्चन को। NCERT लेवल और डॉक्टर KC सिन्हा दोनों। और लघुत्तम समवर्ती LCM, दो संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं उदाहरण में। इसमें भी आपको 12 18 का गुणज करके बता दिया गया है। LCM के बारे में, LCM की बात करते हैं तो 2 पर पावर 2 स्क्वायर 3 पर, यानी कि 2 दूना 4 और 3 3 9 चौक 36। HCM और HCF का दोनों संख्याओं के लिए। अब यहाँ पर जो है संबंध समझते हैं LCM HCF का। HCF गुने LCM दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं जैसे कि HCF LCM, मान लीजिए कि एक LCM 12 है 18 है, गुणा करेंगे 216, 6 गुने 36 216। आगे समझते हैं। अब सत्य क्या है? अंकगणित का मौलिक परिमेय। अब समझते हैं कि अंकगणित का मौलिक परिमेय क्या है, फंडामेंटल थ्योरम क्या है। तो प्रत्येक संख्या को
अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। क्या होता है ये से आपका उतना नहीं है, ये टॉपिक उतना ध्यान में रखने लायक नहीं है, बट आप लोगों को बता देते हैं कि प्रत्येक संयुक्त संख्या कहने का क्या मतलब हुआ कि जो है बहुत सारी संख्या एक से अधिक संख्या से कटे। आप लोगों को बता दिए कि गुणनफल के रूप में केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 60 को 2 गुने 30 है न, 2 गुने 2, उसके बाद 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, इस तरह से हम लिख सकते हैं इस संख्या को। उसके बाद इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 3 गुने 5, इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप लोग संख्या को जिस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 19 में दशमलव प्रसार क्या होता है? दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार समाप्त दशमलव, तो 1/2 जो है इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो 2 से भागा देंगे 1 में, तो यहाँ पर जो है 2 से भागा 1 तो 0 पॉइंट, यहाँ पर 0, 2 पचे 10 आ जाएगा। 0 पॉइंट जब हम 5 करेंगे तो यहाँ पर ये दशमलव प्रसार आ गई। यानी कि छोटा यहाँ पर क्या करना है कि बड़ा से छोटा में जब भागा देंगे तो दशमलव के रूप में बदल जाएगा। यानी कि भिन्न के रूप में भिन्न से दशमलव बदलने के लिए हर से भागा दे देना अंश में, है ना। आगे समझना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आवर्ती क्या होता है। आवर्ती जब होता है, जब क्या होता है कि जब हर से जब अंश में भागा दीजिएगा तो भागा देने के बाद क्या होता है कि एक ही संख्या रिपीट होते रहता है, पॉइंट के बाद एक ही संख्या रिपीट होते रहेगा तो आवर्ती हो जाएगा। आगे समझते हैं। आगे क्या है कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का नियम, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड है न केवल 2 या 5 हो, क्या हो 5 हो तो दशमलव समाप्त होगा। यदि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड यानी कि मान लीजिए 8 है न, अभाज्य गुणनखंड जैसे कि 2 गुने 2 4 गुना 2 तो क्या आएगा, तो 2 या 5 हो, अगर 2 हो तो क्या होगा इसका अभाज्य गुणनखंड, तो इसका परिमेय संख्या दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो समाप्त हो जाएगा, है ना, समाप्त हो जाएगा। आप लोग ये समझ सकते हैं। दशमलव 1/8 0 पॉइंट देख सकते हैं कि 1/8 लिखा हुआ है तो क्या है समाप्त हो गया। 1/20 इस प्रकार से अगर रहे तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा भागा करके, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। यदि हर में 2 या 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या हो, यदि हर और 2 या 5 में कोई अन्य अभाज्य संख्या हो तो दशमलव अनंत आवर्ती होगा। 2 या 5 के अलावा अगर कोई अन्य अभाज्य संख्या हो तो अनंत और अनावर्ती होगा। ये सब नोमा का टॉपिक है, ये उतना नहीं भी ध्यान में रखिएगा, बस आप लोग यूक्लिड विभाजन को ध्यान में रखिएगा। उदाहरण 1/3 1/7 यानी आप लोग को पूरा बेसिक से चल रहे हैं। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न, आप समझते हैं कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न कौन सा होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें किससे क्या पूछा जाता है कि आप लोग को जो है A बराबर BQ + R है न, इस रूप में जो है आप लोगों को पूछा जाएगा। तो इस पर जो हम फार्मूला, इस पर जो है हम लेकर के आएंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। यूक्लिड विभाजन पर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। उसके बाद HCF LCM ये है। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड जैसे कि 46 है और 50 है न, इसका जो है इस तरह से गुणनखंड करके इसको लिखना है, यानी कि स्क्वायर के रूप में लिखना है। क्या करना है, स्क्वायर के रूप में, क्यों के रूप में। ये सारा क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, सारा अभाज्य गुणनखंड विधि का सारा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेने के लिए ले आएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना जगह प्रोसेस नहीं है कलम की हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। उसके बाद अंकगणित का मौलिक प्रमेय, दशमलव प्रसार, ये सब को आपको पूछा जाता है। और पूछा जाता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या 1 अंक के लिए, है न। और 1 अंक के लिए क्या पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये तो बता दिए अभाज्य संख्या है या नहीं, ये सारा पूछा जाता है। और पूछा जाता है कि √2 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करने का आता है न, तो ये 5 नंबर में आता है। 2 से 3 अंक के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालना, है न, HCF निकालना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि, दशमलव प्रसार बताना। तो ये सब जो है आप लोगों के लिए पूछा जाता है। तो विद्यांत है ना, अध्याय 1 से हर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आशा होगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेन रूप से यहाँ पर अभाज्य यूक्लिड विभाजन को आप लोगों को ख्याल में रखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि A बराबर BQ + R होता है। और एक संख्या और होता है, एक फार्मूला होता है LCM एक फार्मूला और आप लोगों को बता देते हैं, एक थ्योरी और A गुना
बी बराबर एलसीएम गुना HCF है न। अगर मान लीजिए कोई संख्या ए है, ए दिया हुआ है तो हमको बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए क्या करना होगा है न, यहाँ पर बी निकालने के लिए क्या करना होगा कि एलसीएम गुने HCF बटे ए। अगर ए निकालने के लिए कहेगा तो क्या होगा, एलसीएम गुने HCF बटे बी हो जाएगा। यानी कि जब यहाँ पर गुना होता है, जब ये गुना में रहता है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। जब कोई संख्या अगर गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा। तो इसका भी बेसिक हम कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे कि अगर इधर संख्या कोई प्लस है तो माइनस कैसे हो जाता है, माइनस है तो प्लस कैसे हो जाएगा। ये सारा टॉपिक हम लेकर के आएंगे एक वीडियो में। तो जब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मज़ेदार से पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं जा करके, और नहीं बने तो हम थोड़ा सा उदाहरण लेकर के चले आएंगे, दो चार क्वेश्चन है न। जब तक के लिए धन्यवाद।